बेटी की परवरिश। जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची, बताते क्यों नहीं, क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? कविता, ये मेरी बच्ची है। माँ पापा मेरी शादी शिवानी से करने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सन्निका की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। कविता ये देखकर सुनकर सन्न रह जाती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे इस बच्चे के साथ जीवन चलाऊंगी? देखिए, इसे देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप इसे ले जाइए यहाँ से। मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश कविता को किसी तरह समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है। इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो सन्निका को देखना भी गवारा नहीं है, फिर वो उसकी माँ कैसे बन पाती? और शायद दिनेश भी ये हकीकत जानता था। कुछ साल बाद देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है। उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता देखिए ना। शादी तो करवानी है ना। हाँ, लेकिन सन्निका उससे बड़ी है, पहले तो उसकी शादी तय करेंगे ना। जमाना जानता है कि वो एक नाजायज लड़की है, कोई उससे शादी क्यों करेगा? वैसे भी आता है क्या उसे, जो कोई उसे अपने घर की बहू बनाएगा? तभी वहाँ सन्निका आ जाती है। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। आगे का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी वाले उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला। अरे अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही हो जाती शिफ्ट। दुनिया में यूं कालिक तो ना होती हमारी। क्या यार कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को कुछ आगे बढ़ने पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो केवल ताना मारना ही आता है। जाकर देखो शिवानी क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं शिवानी को दूध देना भूल गई। वो कैसे उठेगी? कविता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अपनी किताबों से फुर्सत मिले तब ना। मेरी बेटी ना कुछ खाए ना कुछ पिए, यही तो चाहती हो तुम। सनिका, जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो उसे हमेशा कोसती, वो वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अब जाकर आराम से पैकिंग करती हूँ, कल वक्त से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। अरे मुझसे तो कभी बात भी नहीं करती। आप साफ साफ बोल दीजिए उसे कि घर से जाएगी तो सारा काम कौन करेगा? उसकी माँ। माँ का नाम सुनकर सन्निका भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो तो मर गई है ना। उस मनहूस औरत को मेरे घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ना होते हुए भी तेरी शक्ल में लगता है कि वो हमारे बीच में ही है, हमेशा से। तो ठीक है ना, जब जा रही हूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? सन्निका घर से निकल रही थी। कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोक लेना चाहती थी, और वजह थी सिर्फ उसकी सोशल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। किटी में कविता की सहेलियां कहती हैं, क्या बात है, तू परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? उस सन्निका ने फिर कोई तमाशा किया क्या? अरे नहीं नहीं, चली गई। वो तो ऑक्सफोर्ड की कोई एनजीओ है, उसकी स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था कि उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे चल ना, तुझे क्या, तेरा तो पीछा छूटा उससे। अरे कैसे क्या नहीं, घर का सारा काम करती थी। इसकी छोटी बेटी को भी तो उसी ने संभाला था। याद है, उसकी छोटी बेटी का जो केस हुआ था, वो भी अपने सर ले लिया था। हाँ, तो बदले में सारा खर्चा भी तो हम लोग ही उठा रहे थे ना। और पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करती, जैसे पता नहीं मैं ही उसके माँ के मरने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरे खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने जो किया शायद कोई नहीं करता। कविता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो शाम को घर आती है। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा मिला ना तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना कर रखी थी। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। देखो, चुन लिया उसने अपना रास्ता। कविता का मन तो करता है कि वो पति को सब कुछ सुना दे,
लेकिन सामने सास खड़ी होती है। ये तो है, बेचारे को खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने पड़ते थे। बाहर का भी कोई काम होता तो वही देखती। अब देखते हैं घर का काम कैसे होता है। तभी कविता की बेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। लो माँ चाय। कैसे रही किट्टी? अच्छी थी बेटा। खाने में कुछ बनाया है क्या? हाँ, सन्नी का दीदी जैसी ही सब्जी बना दी है, आप रोटी बना लो। और हाँ, कल मैं चली जाऊंगी इलेक्ट्रिक बिल और राशन लाने के लिए। अच्छा अच्छा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कार्ड दे गई है ना? हाँ माँ, एक कार्ड तो दे कर गई है। अरे चोर नहीं थी वो, मेरे बेटे का ही खून है। पता नहीं कितना घमंड भरा है इसमें। अरे छोड़ो ना माँ, जिसको जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल चलना है उसके कॉलेज में, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब कविता तो जाने से रही, तो हम ही साथ चलते हैं। हाँ बेटा, उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब क्या था, कविता का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, आप लोगों के जैसे तो इंसान नहीं देखे मैंने। अरे मेरे सामने ही अपनी नाजायज बेटी को लाकर बिठा दिया। रोज मैं उसे देखती तो एहसास होता कि कैसे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचिए तो, अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता तो। अरे रहने दे, क्या नहीं किया तूने उसके बदले में। उस मासूम के साथ क्या क्या करती थी सब जानते हैं हम। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज में जाते हैं। कैसी हो बेटा? मेरा नाम रोशन करना। जरूर पापा। ये ले बेटा, पैसे रख ले। नहीं, वो कविता ने काट दिया है। अरे बेटा, वो माँ है तुम्हारी, उसका नाम क्यों लेती हो? अरे हटाओ भी, क्या ही क्या है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी नहीं, वो घर में बेटी है ना, सबका एक साथ आना तो मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पाला है उन्होंने अपनी बेटी को। क्या घर का काम, क्या बाहर का। कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा है। पैसे रुपये के लिए भी इसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। स्कूली शिक्षा भी लाजवाब है। पिता और दादी को एहसास होता है कि जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा से शक रहा, वो सन्निका के भविष्य के लिए किसी वरदान जैसा साबित हुआ। सृष्टि मयंक से बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती। लेकिन जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है। सृष्टि, तुम घर वापस आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पर माँ, कल मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टियों के लिए अप्लाई करना होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। सृष्टि घर आती है तो पहले से ही कुछ लोग घर में बैठे होते हैं। वो लोग सृष्टि को देखने आए होते हैं। उसी में एक लड़का भी होता है, साहिल। मुझे सृष्टि पसंद है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। लेकिन माँ, आप तो जानती है कि। अरे चुप, कुछ मत बोल। सभी सृष्टि को चुन्नी चढ़ाकर चले जाते हैं। माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मयंक काफी पैसे वाले घर का लड़का है। आपको पता है, हमारे पूरे ऑफिस का मालिक भी वही है। माँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अरे पता है ना तेरी बब्बी मासी, उनकी बेटी की शादी अमेरिका में हुई। यहाँ हर किसी के घर में कोई ना कोई विदेश में है, तो तू भी बाहर ही जाएगी। साहिल ने इतनी लड़की रिजेक्ट की है। अब तू हाँ बोल दे तो शादी के लिए वो लोग तैयार ही है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं इंडिया में। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे एक बार तो ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं और सृष्टि की शादी साहिल से हो जाती है। शादी के बाद सृष्टि मयंक के पास जाती है। सृष्टि,
तुमने शादी भी कर ली और मैं मेरे माता पिता विदेश में मेरी शादी कराना चाहते थे। मैंने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन मेरे भाई और पापा नहीं माने। आई एम सॉरी मयंक। अरे तो मैं विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाता यार, इतने सारे बिजनेस है मेरे। सृष्टि मयंक के सामने रोकर वहां से चली जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वो विदेश साहिल के घर जाती है तो देखो ये एक कमरा है मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, और ये एक सोफा कम बेड है। रात में मैं इसे बेड बना लेता हूँ और दिन में सोफा। और देखो मैं ज्यादा कमाता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी फाइनेंशियली। सृष्टि हाँ में सर हिला देती है। अगले दिन साहिल के जाने के बाद वो माँ को फोन करती है। क्या है माँ, कहाँ शादी करवा दी? एक तो कोई चेहरा यहाँ अपना सा नहीं दिखता, ऊपर से ये घर। विदेश के नाम पर क्या कर दिया आपने माँ? साहिल यहाँ सेटल भी नहीं है। मयंक के तो कितने बिजनेस थे, आलीशान बंगला, नौकर चाकर। यहाँ तो मैं खुद नौकर बनकर रह गई हूँ। ये क्या किया माँ आपने? अरे क्या बताऊं बेटी, तेरे पिता ने जो कहा मैंने वही किया। अब जो कुछ भी है वो तेरी किस्मत है भाई, जैसी भी है। वहीं सृष्टि का भाई सारंग एक लड़की से प्यार करता है। माँ मैंने शादी कर ली है निशा से। क्या? शादी कर ली? और वो भी निशा से? और उसके माँ बाप तो नहीं मान रहे थे ना? भाग्य की है माँ, अब वो अपने घर में और मैं अपने घर में। और कैसी बात कर रहा है? उसके पिता तो बड़े कमिश्नर है, उठाकर जेल में डाल देंगे तुझे। तभी तो की है पापा, और ऐसे कैसे डाल देंगे जेल में? लड़की उनकी भी बालिग है। अरे पर बेटा वो लड़की ठीक नहीं है। देखो किसी लड़के के बारे में ये बात मत बोलो, तुम्हारा लड़का ठीक है क्या? काश मैंने सृष्टि की शादी भी उसकी पसंद से की होती, तो आज मुझे इतना रोना तो ना आता। अरे माँ तुम उसकी बात पर मत आया करो ना, विदेश में है जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं। हाँ लेकिन लेकिन छोड़ो और ये बताओ कि बहू को घर कैसे लाया जाए? सभी मिलजुल कर फैसला करते हैं कि वो लोग सारंग की बीवी यानी कि अपनी बहू के घर जाएंगे। सारंग माँ और पिता वहां जाते हैं जहां पर बहन जी, अब तो बच्चों ने शादी कर ली है, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाता तो। पता चला हम लोगों को भी। देखिए मुश्किल है कि हम उसे आप लोगों के घर भेजे। हैं? ऐसे कैसे मुश्किल है? और क्यों नहीं भेजेंगे? बीवी है वो मेरी, भेजना तो पड़ेगा ही। लड़के को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में अंदर कर दे क्या? अरे देखिए साहब, इतना कानून तो हमें भी आता है, आपकी लड़की कोई नाबालिग नहीं है। तभी वहाँ निशा आ जाती है। रुकिए मम्मी पापा, सारंग में कोई कमी नहीं है, हम लोग इससे कोई बिजनेस खुलवा देंगे ना। देखो एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। अरे ऐसी कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने शादी की है, पति पत्नी है हम दोनों, और क्यों नहीं जाना? तो फिर शादी क्यों की? शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन इतना बड़ा घर शान और शौकत छोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा घर जिस मोहल्ले में है वो मोहल्ला बहुत खराब है, वहीं से शायद हमारी काम वाली भी आती है ना माँ? हाँ हाँ, इन्हीं लोगों के पीछे वाली गली से आती है कमला। देखो सारंग, पापा हम लोगों को आराम से पॉश कॉलोनी में फ्लैट दिला देंगे, काम भी शुरू करवा देंगे, तो तुम हम लोगों के साथ रहो। रही बात माँ पापा की तुम्हारे,
तो रोका किसने है? साल में होली दिवाली मनाने हम जाया करेंगे ना उनके घर। सारंग अपनी माँ पापा से कहता है, माँ, मुझे निशा की बात ठीक लग रही है। वैसे भी आप लोगों के साथ तो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो सारंग? हम लोग यहाँ बहू लेने आए थे, बेटा देने नहीं। अब देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब तो आप सारंग को यहीं छोड़ दीजिए और विदाई लीजिए। हाँ हाँ माँ, मैं अब यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ, मैं अब उस मोहल्ले में नहीं आने वाला। सारंग के माता पिता वहां से चले जाते हैं। अब जब भी माँ सारंग को फोन करती तो या तो वो फोन काट देता या उठाता ही नहीं। एक बार सारंग के माता पिता काफी बीमार होते हैं कि तभी उन लोगों के पास सृष्टि का फोन आता है। कैसी हो माँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें और पापा को कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, 2 दिन हो गए हम लोग कमरे में बंद है। कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला तक नहीं है। हाँ माँ, मैंने सारंग को फोन किया था लेकिन उसने कहा। अरे वो तो बात तक नहीं करता, पैसे वाला हो गया है ना। रुको माँ, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में उन लोगों की डोरबेल बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का लंबी कार लेकर खड़ा होता है। मयंक हो ना तुम बेटा? मयंक उन दोनों के पैर छूता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, मैं आप लोगों को अंकल आंटी के घर का पता दे दूंगा। आप इन लोगों के घर हफ्ते में एक बार जाकर रूटीन चेकअप कराना। जी जी मयंक जी, जैसा आप कहें। आखिर ये अस्पताल आप ही का तो है। मयंक का रुतबा देखकर माँ बाप को अफसोस होता है कि क्यों उन लोगों ने विदेश के नाम पर बेटी को बाहर भेज दिया। लेकिन बेटी ने भी उनका मान रखा। चाहती तो निशा की तरह भागकर वो भी शादी कर सकती थी। क्या सोच रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और सृष्टि आज भी अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो फोन कर दीजिए। गुड़िया के पिता शहर के जाने माने बिल्डर और काफी पैसे वाले थे। गांव से निकले गुड़िया के पिता ने खूब मेहनत से पैसा कमाया था। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटी थी। बड़ी की शादी उन्होंने खूब बड़े परिवार में की थी। देखना गुड़िया की माँ, गुड़िया की शादी मैं ऐसे घर में करूँगा कि लोग कहेंगे, वाह वाह, तिवारी जी ने तो अपनी बेटी के लिए महलों का राजकुमार ढूंढा। हाँ, तो हमारी गुड़िया दिखने में भी है बिल्कुल गुड़िया सी। तभी गुड़िया की भाभी वहां आ जाती है। बस दिखने में ही गुड़िया जैसी है, लेकिन जबान तो पूरी 100 गज की बूढ़ी अम्मा जैसी है। अरे फिर बोली तू, गरीब घर की लड़की अमीर घर का लड़का पटा लिया, वरना तो हम अपने बेटे के लिए भी अंबानी से कम की बहू ना लाते। अरे बस करो, ऐसे बात नहीं करते बहू से। वैसे बहू बोल तो ठीक ही रही है, तुम्हारी गुड़िया को बोलने की तमीज ही नहीं है। भाभी का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन वो बात ऐसे करती है कि जैसे। बस पापा बस, पता नहीं भाभी ने आपको क्या गुट्टी पिला रखी है। ठीक है ऐसे, मैं जो देखता हूँ वही तो बोलता हूँ। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। एमपी के बड़े लोग हैं, ऐश करोगी अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो। और हम लोग चैन की सांस लेंगे। ये घर मेरा भी है, अंदर जाकर काम करो। मुझे अपने मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं करना चाहती। भाभी पैर पटकती अंदर चली जाती है, लेकिन उसके कान गुड़िया के पास ही होते हैं। देखिए पापा, शादी तो हम नवीन से ही करेंगे। क्या है ना कि वो पसंद है हमें।
अब ये नया किरदार कहाँ से आ गया? क्यों गुड़िया की अम्मा, नजर नहीं रखी जाती क्या बेटी पर? अरे माँ है हम, कैमरा नहीं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग मोड में ऑन रहेंगे। और हाँ, ये नवीन कौन है? कितने करोड़ का टर्नओवर है? देखो अम्मा, साफ साफ बता रहे हैं। वो क्या है ना, हमको पता नहीं है कि क्या है कैसा है। कल बुला देते हैं, खुद ही बात कर लेना। अगले दिन नवीन पीली पैंट और लाल शर्ट में चिपके बाल बनाकर गुड़िया के घर आता है। वाह भाई वाह, अरे ये सोफे का कितना बड़ा गुदगुदा है, धस ही गए हम तो पूरा अंदर। तभी वह नौकर पानी लेकर आता है। सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे होने वाले दामाद हैं हम, समझे? चाय कॉफी नहीं, सीधा खाना पूछो। वैसे एक काम करो, वो काजू होता है ना, उसको जरा देसी घी में अच्छे से तल कर ला दो, ठीक है? हाँ, और हाँ, बादाम को पीस कर दूध में उबाल कर वो भी ले आओ साथ में, ठीक है? जी बोलिए, तो साथ में सोने का बिस्कुट भी ले आओ। नवीन समझ जाता है कि नौकर उसकी फिरकी ले रहा है। अरे हट, चल जा अंदर, और जो बोला है वो पहले लेकर आ। नौकर के जाने के बाद नवीन पूरे घर को ध्यान से देखता है। सोने का बिस्किट भी हम लेंगे, लेकिन वो भी सोने की ईंट के साथ। तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं। तो तुम हो नवीन, क्या करते हो वैसे? एक काम का तो ऐसा है ना ससुर जी, जैसे ही शादी होगी आप जो 8-10 लाख हम पर न्योछावर करेंगे ना, हम उसी से कोई बिजनेस भी खोल लेंगे। गुड़िया को बिठाएंगे काउंटर पर और हम देखेंगे मार्केट सन्नस से, क्या समझे? बड़ा लोकल हो तुम, ये बोली कैसी बोल रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। ये इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि समझो अंग्रेज भी शर्मा जाए। आपका टेस्ट ले रहा है पापा। ना ना, मैं फेल भी हो जाऊं इस टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लड़के से तेरी शादी कतई नहीं होने दूंगा। टक से बोलता है ये बुड्ढा तो, टक से। सुन, भाग कर शादी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा रुको ना, मैं जल्दी से 2 कपड़े बांध कर ले आती हूँ। हाँ, और वो माँ के गहने भी। कौन से वाले, हीरे वाले या सोने वाले? मिक्स कर देना, देख लेंगे। और हाँ, नीचे खड़े हैं हम फटफटिया लेकर, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके, अभी आते हैं हम। बस बस, बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। तो रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ हाँ, बस भागना मत, नाक कट जाएगी मेरी। तभी वहाँ भाभी आ जाती है, हाथ में मिठाई की थाली लेकर। लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। इतनी सुंदर नाकरानी रखी है। ये नाकरानी नहीं, भाभी है मेरी। वो पर्दा दिख रहा है ना, उसी के पीछे रहती है ज्यादातर। बाकी उनका रूम तो ऊपर के फ्लोर पर है। पर्दे के पीछे क्यों? अरे वहाँ से इनका अपना ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है ना। कौन आया, कौन गया, किसने क्या बात की, इसकी सारी रिपोर्टिंग पूरे दिन करके रात में ये हमारे घर का बुलेटिन टेलीकास्ट करती है। तुम्हारा हो गया क्या? तो ये लो, मिठाई खा लो। खैर, गुड़िया की शादी हो जाती है नवीन से। शादी के बाद गुड़िया नवीन के घर आती है। अरे यार, कहाँ ले आए? अपने घर कब ले चलोगे? अरे यही तो घर है हमारा, किराए का, और कहाँ ले जाएंगे तुमको? ना 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 ना, इस छोटी सी घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो बड़े मकान की आदत है। सही आदत है बिटिया,
अरे हम तो बोल रहे हैं आदत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जाओ कल जाओ अपने पिताजी के पास और उन्हें अपनी समस्या बताओ। अरे तिवारी बिल्डर का तो नाम चलता है, दुनिया को घर दिलाते हैं, अपनी बेटी को कैसे छोड़ देंगे इस छोटे से घर में। होता भी वही है। गुड़िया के पापा उसे एक मकान ले देते हैं। देखिए पापा जी, आपने गुड़िया दीदी को शादी में लाखों दे दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी है, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब घर भी ले लिया। अरे कितना देना है, कब तक देना है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरी बेटी है, जितना चाहेगी जितना मांगेगी उतना दूंगी। उधर गुड़िया के ससुराल में, मैं आज नाश्ते में कुछ हेल्दी लूंगी, मेरे लिए कोई कुक है क्या? जो है मैं ही हूँ, बताओ क्या खाना है? सारा दिन तो मैं घर पर ही रहता हूँ। क्यों, काम पर नहीं जाओगी क्या? अरे काम किसके पास है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, तिवारी जी की बेटी से शादी की है, कोई मजाक थोड़ी ना है। बस फिर क्या था, गुड़िया फिर पहुंच जाती है पिता के पास और नवीन को काम पर लगाने को कहती है। नहीं नहीं, अपने बिजनेस में जवाई को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है पापा जी। बात तो ठीक बोल रही है तेरी भाभी। इस बार उसे बोल दे कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुड़िया वापस ससुराल आकर नवीन को पिता की बात बताती है। ठीक है, फिर तेरा भी क्या काम है, निकल यहाँ से। जब तुम्हारे पिता दामाद को नौकरी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, हाँ? वो गुड़िया का सामान देकर उसे बाहर करने ही वाला होता है कि सामने गुड़िया के पिता आ जाते हैं। वो सामान लेकर क्यों जाएगी? मकान मैंने भले ही दिया है, लेकिन मकान का नाम मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं। तो सामान के साथ अपनी बूढ़ी माँ को उठाओ और निकलो यहाँ से। कैसी बात कर रहे हो ससुर जी? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बड़े मकान में रहने की आदत हो गई है समधी जी। देखिए अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में जो कैश दिया था उसका सारा हिसाब लेकर कल दफ्तर में आ जाना। और हाँ, मेरी बेटी को जरा सी प्रॉब्लम हुई तो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लुधियाना के सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है। तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं। 2 ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है, तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटी की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी। इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है, डेट तय है। दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आने हैं, पर उसमें देर हो रही है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोचकर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना तो कैसे काम होगा समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। हाँ भाई ठीक है,
अब देख भाई, हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, ना कमाते हैं ना कुछ कमाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन चल, ये ले, कितने पैसे चाहिए? जी 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लौटा देना। सुनील मुसीबत के वक्त बीवी के भतीजे की मदद तो कर देता है, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख ले रीटा, तेरे मायके वालों ने मांगा तो दे दिया, वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे क्यों भरोसा नहीं है? इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली। हाँ, ली तो नहीं, लेकिन पैसे की किल्लत ही रहती है ना इन लोगों के पास। अरे ठीक है ना, नहीं लौटा पाए तो भतीजे के ससुराल से निकाल देंगे। सुना है बड़े घर में शादी हो रही है। सुनील और रीटा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अगले रोज ही। हाँ भाई साले साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ जीजा जी। क्या बात है, सालों बाद आपका फोन, जरूर कोई बात होगी, बताइए ना। अरे वो तेरी बड़ी भाभी आई थी, बेटी की शादी कर रही है ना, तो पैसे लेने के लिए मैंने दे दिए 4 लाख। सोचा भाई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, पुण्य मिल जाएगा। अच्छा किया जीजा जी, उनका बेटा बहुत मेहनती है, जल्द ही लौटा भी देगा। वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है। रीटा की भाभी शशि के पास उसके भाई का फोन आता है। तूने सुनील से पैसा लिए हैं क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, बोल तो रहा है कि दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। अब गाने दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई, शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से। अब देख, ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो। तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे, लेकिन अब पैसा लौटा दे भाई। जी, मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशंस मैं आपको भी भेज देता हूँ। मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाना चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। अब ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजी के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। और बेटा क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी, बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी। अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते, लेकिन सुनील से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। याद है ना, मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वही रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी? पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा, बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए, थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा डिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी?
भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे दूं। तभी डोरबेल बजती है और रीटा का बेटा डिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने? आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता। आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी, पैसे कब तक दोगे? बेटी की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी काम। आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी, मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं। घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। रीटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूं, लेकिन पक्का नहीं बोल सकती। तभी सुनील का फोन भतीजी के पास आता है। देख माना 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4 लाख का 20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। सुनील फोन रख देता है, लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सारी बात बता देता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ, पीएफ के पैसे आ गए। और वो ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो भगवान का। लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस लें, ना कि समाज में आपकी इज्जत के नखरे। महक और मोहन के घर काफी सालों बाद एक बेटी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश रहते। उस बच्ची की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते। अरे महक बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी आजादी नहीं देते, बच्चा बिगड़ जाता है। आपको पता ही क्या है सासू माँ, चुप रहिए। हम दोनों कमाते ही क्यों हैं? इन बच्चों के लिए ना। देखिए तो कैसे प्यारे प्यारे पैरों से चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं क्या इसके पैर काट कर बेड पर बिठा दूं इसे? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि बस करो ना माँ, क्या सारा दिन टोका चाकी करती रहती हो। अरे करने दो ना जो कर रही है। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में लग जाते हैं और सास मंदिर चली जाती है, लेकिन बेटी सौम्या घर में तेल का डिब्बा लेकर फैला देती है। घर को तो मैं पराठे की तरह सेक दूंगी। मैंने सारा तेल फैला दिया, अब मैं इसे सेक दूंगी। महक कमरे में आती है, जहाँ सारे तरफ तेल ही तेल फैला हुआ होता है। अरे मोहन देखो तो, अपनी छोटी सी बच्ची की हरकत, पूरे घर में तेल फैला दिया। मोहन भी आकर हंसने लगता है। छोटी सी सौम्या को लगता ही नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है। वो भी खुश हो जाती है। अब तो आए दिन वो कोई ना कोई नया नुकसान करती, कभी टूथपेस्ट गिरा देती तो कभी डिटर्जेंट। हालत ये थी कि घर का राशन
किसी किसी महीने तो 2 बार भरना पड़ता। रोज ये कोई ना कोई नुकसान करके खड़ी होती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, बच्ची है, बच्चों वाले काम ही करेगी ना। आप बिना पता नहीं क्यों उसी के पीछे पड़ी होती हैं। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है। एक दिन, माँ देखो दरवाजा खोलो, वो ऑनलाइन मैंने जीन्स मंगवाई थी, वो आई होगी। 3,000 दे देना और पैकेट ले लेना। 3,000? ऐसी कैसी जीन्स है बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ फालतू बात थोड़ा कम ही किया करो और जल्दी जाओ, वरना समझ लो खाना नहीं खाऊंगी मैं आज सारा दिन। सास वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। अब तो आए दिन सौम्या के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कभी महंगी ड्रेस तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी। पैसे दे दो तो ठीक, ना दो तो घर में कलेश। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। देख रही हो कैसी हरकतें हो रही है इसकी। रात के 8 बज गए हैं लेकिन महारानी जी घर पर है ही नहीं। तभी सौम्या पड़ोस की लड़की के साथ वहां आती है। ओके बाय रोहन, कल फिर मिलेंगे, लव यू। ये क्या हरकत है सौम्या, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पापा कब से परेशान है। और ये लड़का कौन है? तभी पास खड़ी सास बोलती है, देखो महक, आज तक मैंने कहा नहीं था लेकिन मैं आज कहूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खानदान खराब हो या फिर कोई हम लोगों के घर के लिए बात करे। जाओ इसे ऊपर कमरे में छोड़ाओ, इससे कल बात करेंगे। मॉम देखो ना दादी क्या बोल रही है, चुप कराओ ना इनको, जैसे हमेशा करा देती हो। महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है। मोहन बेटी को अच्छे से कमरे में सुलाकर माँ के पास आता है। देखो ये लड़का ठीक नहीं है, अब तुम लोग इसकी शादी करवा दो। ससुराल वाले अपने आप देख लेंगे। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी तो 25 की है ये। तो क्या 50 तक बैठाओगी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ, इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखता हूँ। अगले रोज सौम्या खाने के टेबल पर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन? वही ना सक्सेना का लड़का, वो सक्सेना जो पिछले महीने ही जेल से छूट कर आया है। वो जेल नहीं, काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। अच्छा, सक्सेना अमेरिका गया था तो क्या पैसा वैसा कमा कर नहीं आया? ये देख रही है ब्लाउज, उसकी बीवी ने सिला था मेरा। पैसे की कमी का रोना रो रही थी, पति को कोस रही थी कि जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा और लगी लगाई नौकरी भी छूट गई। दादी कुछ भी मत बोलो, मॉम दादी को चुप कराओ ना। दादी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तेरे पापा ने तुझे देखने के लिए लड़के वालों को कल बुलाया है, समझी? अगली रोज लड़के वाले सौम्या को देखने आते हैं और उसकी शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद सौम्या मायके आती है। वाह माँ, कितनी अच्छी शादी कराई है आप लोगों ने मेरी, लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। अरे बेटी, ये तेरा ही तो घर है, जितनी मर्जी रहे। और क्या, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो मयंक नहीं आया, कल शादी, आज तू अकेले, सब ठीक तो है ना? महक एक बार फिर सास पर चढ़ बैठती है। अब बस करिए ना माँ जी, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। माना आपकी कुछ बातें मैंने नहीं मानी, लेकिन अब ये मेरी बेटी मायके आई है तो क्या उसका मतलब यही कि वो लड़कर आई है? हाँ पीना। सौम्या दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। दादी,
मैं लड़कर नहीं बल्कि ये बता कर आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, माँ के पास। मेरा मन धीरे धीरे ही तो ससुराल में लगेगा। अब अगर आप बोलती हैं तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये मतलब नहीं था तेरी दादी के बोलने का। सौम्या कमरे में चली जाती है और अगले ही पल जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। माँ, मैं ना अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना मैं वहीं खा लूंगी। सौम्या सहेली के घर चली जाती है। अरे सौम्या ससुराल से आई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सहेली के घर गई है, काफी दिनों बाद बच्ची का मन कर गया होगा। महक रहने दे, अब इतना हल्के में ना ले। लड़की अब किसी और की अमानत है, घर में इतनी देर से आएगी तो लोग क्या कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरवाजे में पुलिस आती है जिसके साथ सौम्या होती है। ये आपकी बेटी है? जी जी, लेकिन क्या हो गया? पापा, मैं और रीना घूम रहे थे तो रोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे गहने खींचने की कोशिश की। जब मैंने नहीं दिया तो मुझे धक्का मारकर मेरे गहने ले लिए। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे ना मयंक के पास जाना है। आप उसे फोन कर दो, वो मुझे ले जाएगा। दादी आप ठीक कहती थी, वो अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मयंक का फोन आया था, उसे तेरी याद आ रही थी, लेकिन वो तुझे भी अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोकना चाहता था। मैं उसे बोल दूंगी कि वो कल तुझे लेने आ जाए। अगले दिन, चलो सौम्या, मैंने आज रात की फिल्म की टिकट और 5 स्टार होटल में खाने के लिए टेबल बुक कर दी है। फिर क्या, सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और महक को बड़ों के सीख की कीमत का पता। रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन। अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए। वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्द ही करेंगे। बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन। देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे, काफी जबान भी चला लेती हो। माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना। मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे वाह जी वाह, पापा क्यों भरेंगे? तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ? क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे, क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की।
तभी वहां रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो। चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा, अब कहाँ से आए पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है, तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे। ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए, मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी। इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ। पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी? पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी। पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा, मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजिए। अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित, आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहां से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ज्ञान बांट रही हो। वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है। अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर, कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगी? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस।
मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता उनका? नहीं नहीं पापा, अ, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास कब आएगा? जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है। शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की। बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे। मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो।
कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। अब मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लख रखा है आपने। जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।